ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है भारत सिंगापुर के बीच मंत्रिस्तरीय बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कूटनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। सिंगापुर ने भारत सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल का दूसरा संस्करण आयोजित किया, जो इन दो गतिशील राष्ट्रों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करता है। सिंगापुर में हुई इस बैठक में कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सिंगापुर भारत के लिए एफडीआई का एक प्रमुख स्रोत रहा है। इस बैठक और भारत सिंगापुर की बढ़ती साझेदारी के ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। अतुल जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अतुल जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत सिंगापुर की ये जो चर्चा हुई दोनों देशों के बीच, इसके दौरान कौन कौन से प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया और इन सभी पहलों से भविष्य में आपकी क्या अपेक्षाएं? सिंगापुर के साथ जो वार्तालाप हुआ है, अब आप देखेंगे कि एक बहुत ऐतिहासिक हमारा संबंध रहा है, क्योंकि आसियान के बहुत बड़े मेंबर हैं सिंगापुर। साइज में बड़े नहीं है, लेकिन इकोनॉमी बड़ी है, वर्ल्ड के फाइनेंशियल सेंटर हैं, भारत में पूंजी निवेश कर सकते हैं और भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका एक स्तंभ है। तो एक तरह से सिंबॉलिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी वर्टिकल्स के ऊपर, चाहे फाइनेंस की बात हो, चाहे पूंजी निवेश की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, इन सब बातों को जहां तक अभी जानकारी आ रही है, इन सब विषयों पर बातचीत हुई है। खास तौर पे अगर हम देखें तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स को इस बार के एजेंडे में जोड़ने का निर्णय लिया गया है और इस निर्णय से दोनों देशों के बीच सहयोग को कैसे बढ़ावा मिलेगा? देखिए, भारत खुद से सेमीकंडक्टर की फील्ड में बड़े पैमाने पे आगे जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी इन्वेस्टमेंट, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर्स के लिए ऑलरेडी एयरमार्क की है। तो एक तरह से दुनिया का भारत एक सेमीकंडक्टर हब बनेगा और ये जो है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के संदर्भ में हो रहा है। अब सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको बाहर की कंपनियों की पूंजी निवेश की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि अभी तक जो हुआ है कि ताइवानीज कंपनी फॉक्सकॉन है, फॉक्सकॉन ने इसमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी का प्लेज दे दिया है। सिंगापुर भी इसी अभियान में जुड़ सकता है, क्योंकि सिंगापुर की भी सेमीकंडक्टर्स वगैरह और जो न्यू इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी है, उसमें उसकी पकड़ ज्यादा है। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि जो एशिया की जो देश हैं, जहां तक सेमीकंडक्टर की बात है, वो आगे आ रहे हैं और भारत की जो अपेक्षा है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स बन के आ रहे हैं। इसके अलावा एक जापान भी बहुत बड़ा देश है जिसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है। तो मुझे लगता है कि आने के दिनों में जो एशिया के सभी जो ये देश हैं, जापान हो, ताइवान हो या सिंगापुर हो, ये भारत का जो फ्रेमवर्क है और जो रोड मैप है उसमें शामिल होंगे। इस चर्चा में 6 स्तंभों पर बातचीत की गई। डिजिटलाइजेशन है, कौशल विकास है, स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल और नए क्षेत्र, जैसे अभी हमने बात करी कि उन्नत विनिर्माण और कनेक्टिविटी। इनके महत्व पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। देखिए, जब कोविड आया उसके बाद हेल्थ के अंदर कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। भारत एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। वैक्सीन की यहाँ पर डेवलपमेंट दुनिया भर में ज्यादा होती है। ग्लोबल साउथ का लीडर है एक तरह से हेल्थ फील्ड में भारत। तो ये हेल्थ को लेके एक ये हमारा इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट आ सकता है। बाकी जो क्षेत्र आपने मेंशन किए हैं, ये एक तरह से इस वक्त जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो ट्रांजिशन के फेज में है। हम इंडस्ट्री 4.0 की तरफ जा रहे हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर से लेके एडवांस मटेरियल्स आएंगे, ग्रीन इकोनॉमी आएगी, रिन्यूएबल एनर्जी आएगी। तो ये सारे जो क्षेत्र है ये हमें एक फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से न्यू इकोनॉमी की तरफ ले जा रहे हैं। इसमें भारत और सिंगापुर एक तरह से पार्टनर के रूप में है। तो अगर देखा जाए तो ये जो ओवरऑल डायरेक्शन में जा रही है वो उस तरफ जा रही है। न्यू इकोनॉमी जो इकोनॉमिक ट्रांजिशन हुई है, जिसको इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं, भारत उस तरफ जा रहा है और सिंगापुर भारत का एक पार्टनर बन के आ रहा है। डिजिटल पेमेंट्स और साइबर सुरक्षा, सिंगापुर के पे नाउ और भारत के यूपीआई के लिंकअप को प्रमुखता दी गई है। हमने इन पहलों का भविष्य में व्यापार और आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट्स अगर हो जाती हैं डिजिटल पेमेंट्स, और तो फिर आपका टूरिज्म में इजाफा होगा। दूसरी बात, जो भी ट्रेड रिलेशनशिप है उसमें भी जो है डिजिटल पेमेंट्स के साथ साथ सब आसानी होगी। तो ओवरऑल इकोनॉमिक रिलेशनशिप है और जिसका फाइनेंशियल रिलेशनशिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तो वो पूरी तरह से इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। ये तो रही बात हमारे डिजिटल पेमेंट्स की। दूसरी आपने बात की साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में कई एलिमेंट्स आते हैं। एक तो सॉफ्टवेयर एंड आता है और दूसरा जो है सैटेलाइट केबल्स होती है।
हमारा सिंगापुर से पहले से ही चेन्नई सिंगापुर केबल लिंक अप पहले से हुआ है, और अगर हमें जाना है और आगे साउथ ईस्ट एशिया में तो फिर ये केबल नेटवर्क और आगे एक्सपैंड कर रहा है। और ये साइबर सिक्योरिटी की सबसे पहली बुनियाद है, सेफगार्ड कैसे किया जाए ये जो अंडर सी केबलिंग होती है जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल वगैरह जाते हैं जिससे सिग्नल्स पास होते हैं। एक तो ये एलिमेंट आ जाएगा। इसमें क्या हम नेवल कोऑपरेशन कर सकते हैं हम और सिंगापुर, ये एक देखने वाली बात है। दूसरा जो है यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर एंड है उसके अंदर भी कोलैबोरेशन हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें क्वांटम कनेक्टिविटी। ये एक नई फील्ड है क्योंकि अगर आपके पास क्वांटम कनेक्शन है तो उससे आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अनहैकेबल है, उसको हैक नहीं किया जा सकेगा। तो ये भी देखना होगा कि आगे दिनों में हम इस फील्ड में भी सिंगापुर और भारत आगे बढ़े। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे सारे सिस्टम अब डिजिटल हो गए। अगर ये सिक्योर नहीं हो गए, हमारे पावर प्लांट्स हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब को सिक्योर करने की जरूरत है। तो उसमें हमें कोलैबोरेशन की जरूरत है और सिंगापुर के साथ आई एम श्योर इसमें हम और आगे जाएंगे। जी। और दूसरा एक पहलू ये भी है कि सिंगापुर में बहुत लार्ज नंबर में इंडियन पॉपुलेशन जो है वो रहती है, तो यूपीआई उसमें भी कितना मददगार साबित होगा? बिल्कुल, क्योंकि संबंध इतने घनिष्ठ हैं और पुराने हैं, तो जो भी इंडिया के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह होगी इसमें यूपीआई बहुत उसकी अहम भूमिका होगी। और कन्वीनियंस आप देखिए कितना कन्वीनियंट हो जाएगा सारे ट्रांजैक्शंस करने के लिए, स्केलेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक तरह से ये यूपीआई की ग्लोबलाइजेशन हो रही है, हम देख रहे हैं और देशों में भी ये हो रहा है। ये एक तरह से जो शुरू किया गया ज्यादातर काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन कोविड के टाइम में हमने देखा कि इसमें बहुत छलांग लगाई गई डिजिटल पेमेंट सिस्टम जी। अब उसको हम एक और स्तर पे ले जाए जो एक ग्लोबल स्तर है, जिसमें नेबरिंग कंट्रीज तो आई है लेकिन दूर दराज के देश भी जो है इससे जुड़ रहे हैं। और ये अगर आपको याद होगा कि G20 में इसका बहुत बड़ा हुआ था और एक बहुत प्रोमिनेंट एलिमेंट था G20 के डिस्कशन। तो दुनिया भर में इंडिया का जो मॉडल है मुझे लगता है कि वो आगे जाएगा और देशों में, खास करके जो ग्लोबल साउथ है उसके लिए बहुत रेलेवेंट रहेगा। मुझे अभी लगता है कि अभी ये अर्ली स्टेप्स है, अभी तो उसको बहुत आगे जाना है। और अतुल जी, सिंगापुर और भारत के बीच एविएशन और मैरीटाइम कनेक्टिविटी पर ध्यान खास तौर पर दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिंगापुर एक आइलैंड है और साथ में ट्रेडिंग हब है दुनिया का, बहुत सालों से फ्री ट्रेड पोर्ट के नाम से जाना चाहता। तो अगर भारत की आसियान के साथ ट्रेड है तो सिंगापुर उसमें एक भूमिका निभाता है, एक ट्रांसशिपमेंट का पॉइंट है, साथ साथ फाइनेंशियल सेंटर भी है। तो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। तो मैरीटाइम डोमेन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत और सिंगापुर के लिए। सिर्फ बायलैटरल उसको संदर्भ में नहीं हम देख सकते, उसको इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और एशिया के साथ कनेक्टिविटी है उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ है। इसलिए ये एलिमेंट जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे रीजन के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं। दूसरी बात, आपने एक और बात कही थी, एक तो मैरीटाइम कनेक्टिविटी और दूसरे एविएशन भी खासकर भारतीय मूल के या डायस्पोरा के लोग इतने वहां पर रहते हैं सिंगापुर में, तो एविएशन तो बहुत जरूरी है कि वो लोग ट्रैवल अदरवाइज कैसे करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट। दूसरा हम देखते हैं कि कार्गो का वो भी एक एविएशन का एलिमेंट आता है। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, समुद्र से हमेशा नहीं जाते क्योंकि समुद्र में ज्यादा टाइम लगता है। तो वो भी एक जो फ्रेट एलिमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एविएशन के बीच में। मुझे लगता है कि ये एविएशन के हमारे कॉन्टैक्ट्स और बढ़ने वाले हैं क्योंकि भारतीय अब दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं और खासकर सिंगापुर जैसी जगह में जहां पर 5-6 घंटे की फ्लाइट है और एक तरह से कंफर्ट लेवल है। कल्चरली आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, चाहे सिंगापुर हो या थाईलैंड हो। तो एक तरह से ये एविएशन का एलिमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। तो अतुल जी, ISMR की बैठक जो है 2022 में भारत से इसकी शुरुआत हुई थी और तब डिजिटलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ केयर जैसे मुद्दों में बातचीत की गई थी। तब से लेकर के अब आप इसमें क्या क्या बदलाव देखते हैं? ये एक नया इनिशिएटिव है, 2022 में 2 साल पुराना ही इनिशिएटिव है। इसको फ्लैग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट है। शुरू में आपने बात की कि हमारा सेमीकंडक्टर्स की जैसे बात की, अगर हम ऐसे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो हमको एम्प्लॉयबल लोग चाहिए, स्किल लोग चाहिए। ये एक बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ऐसे जैसे फोरम आपने बताया ICMR वाला, ये बहुत जरूरी होगा कि इसमें स्किल डेवलपमेंट में क्वांटम जंप एक तरह से आया जाए। और बाकी भी जो एरियाज हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो या और एडवांस्ड एरिया हो, जैसे मैंने कहा था कि ये हमारी एक न्यू इकोनॉमी की ट्रांजिशन हो रही है। अब ट्रांजिशन के लिए आपको इंस्टीट्यूशंस चाहिए, ढांचे चाहिए जो परमानेंट बेसिस पे आपको न्यू इकोनॉमी के ट्रांजिशन में मदद दें। तो मुझे लगता है ये सिंगापुर के साथ इनिशिएटिव जो है ये बहुत ही प्रभावशाली रहेगा और खासकर देखा गया है सिंगापुर के साथ कि बहुत ही फोकस से सिंगापुर काम करता है। इनका जो वर्क एथिक है बहुत ही बढ़िया है।
मुझे लगता है भारत को कई विषयों में सिंगापुर की जरूरत पड़ेगी और सीखने की जरूरत है। और जैसे सिंगापुर हमारी स्केलेबिलिटी से सीखेगा, हम उनके वर्क कल्चर और वर्क एथिक्स से बहुत सीख सकते हैं, इन एडवांस फील्ड में खासकर। भारत और सिंगापुर के बीच हुई ये बैठक कितनी मजबूत छवि दिखाता है भारत की, स्पेशली अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट रीजन में। ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है क्योंकि एक तरह से सिंगापुर फलक्रम है पूरे आसियान के लिए। जी। तो भारत और सिंगापुर में जो मजबूती आती है तो उसका असर पूरे रीजन पे पड़ता है। इसलिए एक तरह से इसकी सिर्फ बायलैटरल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसकी एक हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान की भूमिका सेंट्रल है। जी। तो ये एक तरह से एक स्टेपिंग स्टोन है, एक तरह से इसको हम कह सकते हैं एक मॉडल है जो हम रेप्लिकेट कर सकते हैं बाकी आसियान कंट्रीज के साथ। वियतनाम है और भी सारे, मलेशिया के अभी हमारे प्रधानमंत्री आए थे। तो पूरे रीजन के साथ एक तरह से भारत के संबंध तीव्र हो रहे हैं और उसका एक तरह से न्यूक्लियस अगर देखें तो हम सिंगापुर को मान सकते हैं। सिंगापुर भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत रहा है और ये द्विपक्षीय बैठक आर्थिक साझेदारी को कैसे प्रभावित करती है? इसको बहुत आगे ले जा रही है, लेकिन आपको मैं थोड़ा अभी पीछे लेके जाता हूं। जब भारत की रिफॉर्म शुरू हुई थी 1991 में, तो मुझे याद है मैं एज ए यंग जर्नलिस्ट मेरी शुरू की जो कवरेज थी वो सिंगापुर में एक सेमिनार था कि कैसे भारत और सिंगापुर जो है और सिंगापुर भारत की जो रिफॉर्म प्रोसेस है उसको कैसे मदद दे। तो एक तरह से हमारा बड़ा जो रिफॉर्म से शुरू हुआ है 1991 से, सिंगापुर का बड़ा एक प्राइमरी रोल रहा है जी। और वो नरसिम्हा राव के जमाने से लेकर आज तक उसमें एडवांसमेंट ही होती रही है। तो हमें आज की जो बैठक हुई है इसको वो कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि भारत और सिंगापुर के संबंध तब के शुरू हुए एक नई ऊंचाई पर है जी। और एक क्वांटम जंप ले चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी सिंगापुर की यात्रा पे जल्द ही जाएंगे, उससे आपकी क्या क्या आशा है? देखिए, जो आज हो रहा है विदेश मंत्री के विजिट के साथ, वो एक तरह से हम देख सकते हैं ये प्रिपरेटरी स्टेज है। ये जो पीएम के जो विजिट होगा सिंगापुर, तो एक तरह से वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कितने एडवांस एरिया ऑलरेडी फ्लैग ऑफ हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे विषयों पे एक बड़ी एग्रीमेंट्स होने की जरूरत है और सामरिक दृष्टिकोण से भी वो विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भारत की जो इंडो पैसिफिक नीति है और एक्ट ईस्ट की नीति है जी। तो इन सब में जो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट होगा प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें एक तरह से कुछ बेंचमार्क्स जो हैं उनको फ्लैग किया जाएगा जो दर्शाएंगे कि हमारे रिलेशनशिप कितने आगे बढ़ चुके जी। और भारत की ये विश्व बंधु की नीति को कैसे मजबूती देता है? ये आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का विजिट होगा वो एक स्टैंड अलोन नहीं आपको देखना है। अभी प्रधानमंत्री की बैठ की मीटिंग्स हुई हैं G7 के साथ हुई है, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हुई है, जेलेंस्की यूक्रेन उनके साथ हुई है, उनके जो राष्ट्रपति हैं जी। तो वो एक विश्व बंधु का जो कार्यक्रम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है जी। और अब हमारी ज्योग्राफिकल जोन शिफ्ट हो रहा है, हम जा रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जी। तो उसी कड़ी में हमें देखना है ये सिंगापुर के साथ ये विश्व बंधु का जो हमारा एक तरह से डॉक्ट्रिन है जी। उसको और एम्प्लीफिकेशन मिलेगी प्रधानमंत्री के विजिट के साथ और जो विदेश मंत्री का विजिट ऑलरेडी हो चुका है। जी बिल्कुल। और अब वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का और हमें यही उम्मीद है कि ये सम्मेलन के सकारात्मक परिणाम निकल के सामने आएंगे और भारत और सिंगापुर द्विपक्षीय साझेदारी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। अतुल जी, आपका आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत सिंगापुर के बीच मंत्रिस्तरीय बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कूटनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।